अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। नाज़रीन, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। आज हम अपने पैनल के सामने 3 सवालात रखेंगे और पहला सवाल ये है जिस पर हम बात करने वाले हैं कि 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुक़दमात में चेयरमैन PTI की JIT के सामने पेश होने की आज अंदरूनी कहानी सामने आई है और ज़राए के मुताबिक उनसे सवाल किया गया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ उसकी प्लानिंग थी या इत्तफाक। इस पर चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि प्लानिंग कहीं और से हुई, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। JIT की जानिब से पूछा गया कि आपके लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे। इस पर चेयरमैन PTI का कहना था कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था, जबकि इससे पहले उनका मौक़िफ़ रहा है कि एहतजाज करने वाले हमारे लोग ही नहीं थे। अब सवाल हमारा ये है कि क्या 9 मई वाक़यात से मुतालिक चेयरमैन PTI का बयान एतराफ़ है। आज हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे और यही सवाल कि क्या 9 मई वाक़यात से मुतालिक चेयरमैन PTI का बयान एतराफ़ है? जी, मैंने रात को भी उनकी तकरीर सुन के ये कहा था कि इससे बड़ा एतराफ़ जुर्म और कोई नहीं हो सकता। एक तो ज़ाहिरी बात है कि जो जहन साजी थी, हम सब जानते हैं कि वो एक लंबे अरसे से इस काम के लिए वो कर रहे थे, लेकिन अभी जब वो ये कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद तो ये कुछ होना ही था, तो वो एतराफ़ जुर्म एक तो उस लिहाज से हो गया। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मुझे रेंजर्स ने उठाया था, तो फिर मेरे वर्कर क्या कहीं और जाते। तो अब उसका भी एक तो टेक्निकल जवाब ये है कि रेंजर्स या FC जब भी इस तरह आती है तो उस वक़्त वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत होती है। फिर तो मियां नवाज शरीफ को भी आने पे गिरफ्तार किया था और मरियम नवाज साहब जब गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे थे तो उनको तो रेंजर ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने तो ना उस पे GTU के सामने एहतजाज किया, ना किसी और जगह पे एहतजाज किया। तो रात को उसमें वो कहते हैं कि जी एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है, तो यकीनन वो ये मानते हैं कि जी ये मेरी गिरफ्तारी का रद्द अमल था और ये हमारा आईनी और कानूनी हक था। तो अब आईनी और कानूनी हक एहतजाज का तो है, लेकिन जाहिर है कि कोर कमांडर हाउस को जलाना, PTV को जलाना, शुहदा की मैयतों की बेहुरमती करना, ये तो आईन में किसी आईन में नहीं है और उसका हक नहीं दिया जा सकता। तो हम तो खैर पहले दिन से इस बात के कन्विंस थे कि बेसिकली इस सारी चीज़ के मास्टरमाइंड वो PTI की क़यादत ही है और बेचारे कुछ गरीब लोगों को गुमराह किया गया और अभी वो जेलों में सड़ रहे हैं। उनका कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं उनकी तरह, ना उनके लिए आला वकील हैं। हमारे बहुत सारे पख्तून में उनके तरस आता है कि वो मामूली वकील को भी नहीं रख सकते। और इधर खान साहब के लिए और इधर जो है PTI के चेयरमैन के लिए वो दर्जनों आला पाए के वकील वो भी सरगर्म होते हैं। और जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि एहतजाज करने वाले लोग हमारे हैं ही नहीं। मज़हर अब्बास साहब, ये जो सलीम साफ़ी साहब भी बात कर रहे हैं और उन्होंने तो डिसोन कर दिया है, और वही सवाल कि क्या 9 मई वाक़यात से मुतालिक चेयरमैन PTI का ये बयान फिर एतराफ़ समझा जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अंदरूनी कहानी क्या होती है। मुझे नहीं पता कि उसमें अंदरूनी कहानी के हक़ाइक़ क्या हैं और वो हक़ाइक़ हैं भी या नहीं हैं। दूसरी बात ये कि JIT के सामने JIT की एज़ सच कोई कानूनी हैसियत होती नहीं है। JIT एक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीक़ा है, उसकी बुनियाद पे अगर कोई प्रॉपर केस उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड होता है और उनकी गिरफ़्तारी इस केस में होती है। अब तक इस केस में उनकी गिरफ़्तारी हुई नहीं है। अगर इस केस में गिरफ़्तारी होती है, फिर जो बयान 164 का होगा वो या तो इतराफ़ी बयान होगा या उसमें उसको वो डिनाई करेंगे। नॉर्मली अभी जो वो बात कर रहे हैं और जो बात सामने आ रही है वो एक कमज़ोर दलील दे रहे हैं वो, और कि इवन अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरी गिरफ्तारी के रद्द अमल के तौर पे ये हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप ये ओन कर रहे हैं कि आपके लोग थे। बिल्कुल। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि इन लोगों को जो कि रिपोर्टेड हुआ कि जी जिन लोगों के बारे में उनसे कहा गया, उन्होंने कहा इनका ताल्लुक़ PTI से नहीं है, तो एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक़ PTI से नहीं है,
दूसरी तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि रद्दअमल हुआ, अगर मुझे कमांडर गिरफ्तार करेगा तो उसका रद्द, और लोग कहाँ जाते। तो अगर ये बात वो स्टैंड करते हैं आगे जाके, जब उन पे FIR कटती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनका बयान होता है, उसमें अगर ये बयान देंगे वो कि जी ये लोगों का रद्दअमल था मेरी गिरफ्तारी पे, तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन जाते हैं। लेकिन अभी JIT की बड़ी जिम्मेदारी है। JIT की जिम्मेदारी ये है कि एक आपने उनके साथ पूरी 1-2 घंटे की इंटेरोगेशन कर ली, अब उस इंटेरोगेशन के नतीजे में आपके पास अब्बास साहब ये बात उन्होंने दोहराई भी है, एक वीडियो मैसेज में भी जिक्र किया है कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वही बात कह रहा हूँ कि जब आप ये बात करते हैं ना, तो आप अपने केस को कमज़ोर कर रहे होते हैं। और ये फिर वो साजिश कैसे हुई? अगर रद्दअमल है ये, तो फिर ये साजिश तो कहीं और नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है वो बयान देते हुए कमज़ोरी शो कर रहे हैं। लेकिन अगेन इस बयान की, या जो रिपोर्टेड बयानात हैं या अंदरूनी कहानी है, इसकी कानूनी हैसियत सिर्फ उस सूरत में होगी जब उन पर प्रॉपर केस बनेगा, उनको मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया जाएगा या XYZ जो भी डिक्लेयर किया जाए, और फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो अदालत में या मैजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान होगा, उसकी कानूनी हैसियत होगी। और वो किस तरह आगे केस चलेगा नहीं चलेगा, और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी अब ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो भी बयान दिया है, डिनाई किया है, जनरली तो 9 मई में अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है। तो अब JIT का काम है, या JIT की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि नहीं, यही मास्टरमाइंड थे, ये लोग मास्टरमाइंड थे, इन्होंने ये केस बिल्डअप किया और ये तैयारी पहले से थी, तब जाके एक केस बिल्डअप हो सकता है PTI चेयरमैन के खिलाफ। सही। न्याजी साहब, आपने साफ़ी साहब का भी तज़किया सुना, मज़हर अब्बास साहब का भी तज़किया सुना है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर मामले पे? और वही बुनियादी सवाल के 9 मई वाक़यात से मुतालिक PTI चेयरमैन का बयान आपको भी एतराफ़ लग रहा है? देखिए जी, हमारे यहाँ जो नक्शे अमन आमा है, इसके जो कानून है, वो एक उसमें बड़ी वसअत है। जो आपका जो सवाल स्पेसिफिक है, उसमें मेरा बिल्कुल जवाब हाँ में है। लेकिन हम ये कोई कोर्ट की इंडाइटमेंट नहीं है। जो आपका सवाल है उसमें भी ये नहीं है कि ये कोई इतराफी बयान कोर्ट के लिए, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है। जैसे आप ही के प्रोग्राम में इससे पहले हम बहुत दफा इस बात को टेकअप कर चुके हैं, और हर दफा मेरा मौका यही की होता है कि, और जो मेरे ख्याल में सलीम साफी साहब को मैं कई बार सुन चुका हूँ, कमो पेश उनसे मैंने यही सुना है, और मुझसे मिलते जुलते या मेरा उनसे मिलते जुलता ही ख्याल है कि जो आपने 1 साल के अंदर आपने जो तकारीर की, और जो एक साल के अंदर कायदे तहरीक इंसाफ ने या मेरे माय डियर कजन ने जो तकारीर की, उन तकरीरों का लामुहाल एक असर पड़ना था। ये कहना कि जी आप क्या होता है जी, इंसाइटमेंट टू वायलेंस लफ्ज है हमारे यहाँ क्रिमिनल कोड है, इससे जो नक्शे अमन आमना में जब वो किसी को इंडाइट करते हैं, कोर्ट उसको उठा के शक की बुनियाद बरी कर देती है। कत्ल के अंदर भी लोगों को बरी करते हैं, वो एक और मामला है। लेकिन जब मैं कहता हूं तो मुझे यही बताना होता है कि ये रिकॉर्डिंग है, ये बंदा लोगों को उकसा रहा है, भड़का रहा है वायलेंस के लिए। आप देखें कि 7, 8, 9 महीनों में जो तकारीर की उसमें अंदर था क्या, बल्कि उनकी एक 26 मई की तकरीर है जब लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया और सामने वो जो 30 लाख बंदे लाने थे, पता नहीं 3,000 थे या 5,000 थे, 4,000 थे, बुरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसको आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, और उसकी नक्शे जो हाशिया राई कर रहे हैं कि जी उसकी ये वजह थी और ये था, ठाठे मारता समुंदर। उनके कहने क्या है, फरमाते हैं कि 26 नवंबर को 4 लाख बंदे आए। ये रावलपिंडी के शहरी हैं सलीम साफी साहब, यानी कि सेंट्रल टाउन में ये रोड के एक हिस्से पे आपने 4,000 या 5,000 बंदे इकट्ठे किए। वो खैर एक और कहानी, हम उधर नहीं जाते। आपने लोगों को उससे 26 मई को क्या कहा, हमने उसने कहा मेरे बंदों के पास असला है और बहुत ब्लड शेड हो सकता है। आप तकरीर क्यों नहीं निकलवा के चलवाते और बताते कि जो क्योंकि बैन है तो कम से कम उनकी आवाज सुनवा दें या कुछ बना दें कि जी, उन्होंने कहा मेरे बंदों का असला है।
और ये 20 दफा कह चुके हैं। अच्छा 26 नवंबर का भी ये कहा कि जी क्लैश हो जाता है, बड़ी खून रेजी होती। भाई खून रेजी आज तक हमने तो नहीं सुनी थी हुई। ये तो कह दिया कि जी मुझे खतरा था कि जी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी मेरे नेशनल लोगों पे गोली ना चला दे, क्योंकि फलां भाई जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने जी नेशनल लोगों के ऊपर गोली चला दी थी। ये तो आप कह सकते हैं कि एक वाकया हो चुका है, उसकी रोशनी में मुझे फिर डर है कि नेशनल लोगों पर गोली ना चलाई। मुझे एक लम्हे नहीं कभी शक किए जब मुझे पता चला कि जब भी ये होगा इन्होंने कंटोनमेंट में जाना है। यानी कि यहाँ पे तो चलो लाहौर का छोड़े वो तिमर गिरा शायद नाम है, सलीम साहब तस्दीक कर देंगे, वहां कंटोनमेंट क्या लेने गए थे? पेशावर पर कौन सी जगह मियांवाली से लेके जहां फौजी है, इलामात है जो है वहां पे इन्होंने अटैक किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे वो बरी जमल हो सकते हैं। ये एक ऐसा बड़ा वाक़या है कि इनको कभी भी ना कौम बख्श सकती है, ना सलीम बख्श सकती है, ना बख्शना चाहिए, क्योंकि इसका और कौन को भी सारे वो बयानात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं याद हैं। साफी साहब, जो न्याजी साहब भी बात कर रहे हैं जिन बयानात की, और हमने माजी में भी देखा है जहां जहां चेयरमैन पीटीआई पेश हुए उन्होंने वहां अगली पार्टी को, यानी जो हुकाम मौजूद होते थे, उनको धमकियां दी। और आज उसी सिलसिले की कड़ी हमने JIT के सामने भी इस अंदरूनी कहानी में देख रहे हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि इंतशार नफरत की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सियासत में लाए, नून लीग का बयानिया ये दुरुस्त लगता है आपको? फिर देखिए, हमारे मोहतरम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपने कज़न को सियासत पे तो लगा दिया। उनको सियासत के बहुत सारे गुर भी इन्होंने सिखाए थे और लंबे अरसे तक ये उनकी रहनुमाई करते रहे, लेकिन शायद ये एक चीज़ ये उनको कनकलकेट नहीं कर सके, उनको इंजेक्ट नहीं करा सके कि देखिए कभी तकब्बुर में नहीं आना, गुरूर में नहीं आना, क्योंकि नियाज़ी साहब को अल्लाह ने आजिज़ी के वसफ़ से नवाजा है, और कभी बैरूनी क़ुव्वतों के ईमा पे उन लोगों से ना टकराना जिन्होंने आपको लाडला बना दिया है। और ज़ाहिरी बात है इस दौरान वो नियाज़ी साहब की रहनुमाई से भी महरूम हो गए थे। उन्होंने इनके साथ भी वही किया जो बाकी दीगर मोहसिनों के साथ वो करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, माजी में भी वो सिविल नाफरमानी का ऐलान कर चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है, पाकिस्तान में कोई और करता तो उसका क्या असर होता, लेकिन ये कि वो लाडला है। अब के बार नियाज़ी साहब बिल्कुल दुरुस्त पर मार रहे हैं कि उन्होंने एक लंबे अरसे तक इस काम के लिए जहन साजी की थी। ये असलहे वाली बात भी उन्होंने की थी कि हमारे लोग मुसल्लह है। फिर आप देखिए 25 मई 2022 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वायलेट किया, और ये तो अब ठीक है कि वो लाडला बना हुआ है और उनके तौहीन अदालत की केस की समाअत नहीं हो रही है। दूसरा, मैं मज़हर अब्बास साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि JIT की अभी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और वो एक इन्वेस्टिगेटिव इदारा है। और मैंने अपनी गुफ्तगू के लिए JIT की फाइंडिंग्स या उससे मुतालिक ख़बर या ये चीज़ें उसको बुनियाद नहीं बनाया है, बल्कि रात को उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी प्रेशर के तने तनहा दो झंडों के दरमियान बैठ के कौम से जो खिताब किया है, एक उसमें उन्होंने DGC के बारे में उन मनगढ़ंत इल्ज़ामात का इआदा किया, और दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पे देखें कि उनके अपने इंटरव्यूज़ चल रहे हैं कि DGI और आर्मी चीफ पे तनकीद वो बतौर प्राइम मिनिस्टर ने कहता है वो गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। दूसरी बात, कई लोग, ये तो जब वक्त आने पे पता चलेगा कि कितने सारे लोग हैं कि जो इस मामले में वादमाफ गवाह बन चुके हैं और वो उसको बनने के लिए तैयार है। तीसरी जो तमरगरा की इन्होंने बात की, मैंने आपको मिसाल दी कि पहले अगर कोई लीडर गिरफ्तार हुआ था, नवाज शरीफ को रेंजर ने गिरफ्तार किया और मरियम ने, तो उन्होंने तो उधर एहतजाज नहीं किया। अब ये तेमरगरा की और इसकी चकदरा की बड़ी क्लासिक मिसाल इसलिए है कि चकदरा ना कोई बड़ा शहर है ना कोई गांव है। अगर चकदरा के लोग भी एहतजाज करते हैं तो वो एहतजाज के लिए लोग ज़िली हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं या प्रोविंशियल हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं। तो लोग तेमरगरा जाते हैं जो कि लोअर दीर का हेडक्वार्टर है, लेकिन वहाँ पे लोअर दीर से लोग तेमरगरा से आते हैं और चकदरा में
एहतजाज करते हैं क्योंकि वहाँ पे फोर्ट है मिलिट्री का और उस पे हमलावर होते हैं और फिर वो तोपों का करते हैं। यही काम उन्होंने हर सूबाई हेडक्वार्टर में किया कि गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, वजीर आजम हाउस जाने की बजाय वो उधर गए। और अब तो ये एतराफ़ है कि अगर एक काम मेरी गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में होता है और वो सारे चेहरे जो गिरफ्तार हुए हैं या वीडियो में आए हैं वो भी पीटीआई के हैं, तो फिर किस तरह वो ये कह सकते हैं कि भाई एक तरफ ये कहते हैं कि मेरे गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मज़हर अब्बास साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मज़हर साहब हमने ब्रेक ले लिया। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात ये है कि जो हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं, जो सलीम साफ़ी साहब बात कह रहे हैं या नियाज़ी साहब बात कह रहे हैं, ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे तो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को मास्टरमाइंड कहते हैं और ये कहते हैं कि साजिश की गई, तो अदालती टर्म में साजिश को फिर इस्टेब्लिश करना होता है। साजिश फिर एक आदमी नहीं करता, साजिश में लोग शरीक होते हैं, साजिश में कहीं साजिश तैयार की गई होती है, क्योंकि अगर आप लीगल टर्म में जाएंगे तो जाहिर है अल्टीमेटली तो ट्रायल होना है, तो अल्टीमेटली ट्रायल में महज तकरीरें एक एडिशनल वो तो हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि यहाँ साजिश हुई और अगर हुई है और इतने सबूत हैं तो यकीनन वो फंस जाएंगे। वरना ये जो चीज़ें हैं, इसको बुनियाद बना के आप उनके ख़िलाफ़ एक केस तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप उनको मास्टरमाइंड नहीं कह सकते। उसके लिए बहुत ही आपको ठोस शवाहिद लाने पड़ेंगे कि इन्होंने ये हिदायत जारी की, ये 9 मई से पहले, अपनी गिरफ्तारी से पहले, कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आप लोगों ने ये करना है। ये जो चीज़ें होती हैं वो फिर साबित करेंगी कि हाँ ये साजिश हुई थी, यहाँ साजिश हुई थी और उन्होंने साजिश की। सही, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से आज क्वेटा में सेमिनार का इनेकाद किया गया और वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला, सेनेटर अनवारुल हक काकर, सरफराज बुगटी और दीगर ने भी शिरकत की। अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले कल अदम तंजीम के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी तकरीब में शिरकत, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। मुज़ाकराती अमल की हिमायत की। सरफराज बुगटी ने कहा कि बातचीत और मुफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। ज़हूर गुलेदी ने कहा कि सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। सवाल पैनल के सामने ये रखेंगे कि बलूचिस्तान में अमन को मुस्तकिल बनाने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। नियाज़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। अब देखें, एक क्राइसिस ये है कि ये जो हमारे यहाँ अफगानिस्तान के साथ हम एक जंग में शरीक रहे अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ 80s में, तो बहुत दहशतगर्दी हुई। अच्छा, दहशतगर्दी जो थी वो ज्यादातर या हथौड़ा ग्रुप आया, बेशुमार वाकयात होते रहे, हम बड़ी अजियत से गुजरे उस जमाने में भी। लेकिन दहशतगर्दों को जो चांसेस थे, अफगानिस्तान के साथ एक पूरा वहां पे जमात थी, ANP, इनका बड़ा नैरेटिव था, पख्तून नेशनलिज्म का सब कुछ था, उसके बावजूद वो उस जंग के अंदर सारे के सारे लोग जो थे ऐसे जुमला गैर मुतरज़ा रहे और दहशतगर्दों को पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करने की जगह जो नहीं थी, वो छुप के को आदात करके को भाग जाए या आए या पकड़े ना जाए, या जैसे होता है जी कि एम्बुश करना, छुप के बैठना, मार के चले जाना। ये बलूचिस्तान का जो वाकया है, या उसके बाद फिर हमने देखा कि 9/11 के बाद जब दूसरी अफगानिस्तान की जंग हमारे सामने शुरू हुई, उसके अंदर देखेंगे कितना KP के अंदर जुल्म हुआ। ड्रोन ने ट्राइबल एरिया की ईंट से ईंट बजाय रखी। जितने आपको पता है कि साउथ वजीरिस्तान में और खासतौर नॉर्थ वजीरिस्तान में जितने ड्रोन हमले होते थे कि एक दिन में पता नहीं 960 हमला हुआ है इस सारे दौरान ड्रोन का, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कम पेश। तो ये सारे जो हो रहे थे, इसके बावजूद ये तो हुआ है कि जी ट्राइबल एरिया के और दूसरे लोग बेचारे अपने इलाके छोड़ के डिस्प्लेस होके कराची जा बसे हैं, तरगोदा जा बसे हैं, लाहौर आप बसे हैं, बेशुमार लोग हैं जो पठानों की आबादी है जो पिछले 15-20 साल में आई है। जो तशवीशनाक बात है, ये लम्हा फिक्री हुई है कि यहाँ से उनको अब लोकल वो जो जगह है वहां पे आबादियां जो है उनके साथ कई जगहों पे कोऑपरेटिव है। ये वो असल चीज है जिसके ऊपर हमें गौर करना है कि चलो एक तो सत्यानाश से जो कुछ हो रहा था उधर हो रहा था, अब उनको यहीं से
अपने जिसको कहना चाहिए कि रहने की जगह मिली है। यानी कि मियांवाली के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मियांवाली के लोग कोऑपरेट ना करें तो ज्यादा पनप नहीं सकेगी। लेकिन अगर लोग वहां के अपने ही लोग मुलव्वस हो जाए हमारे मियांवाली जिले के और न्यायालयों के अंदर मिल जाए तो वहां पर बड़ा मुश्किल होगा। इस वक्त आपका क्राइसिस ये है कि आपको बलूचिस्तान के अंदर लोगों को साथ इन्वॉल्व करना है, जो उनका जो सियासी तौर पे जो डिप्राइव्ड है उसका कोई हल निकालना होगा। ये नहीं हो सकता कि पिछले 60-70 हल निकालना होगा। सलीम साफी साहब, आपके ख्याल में वो हल क्या होगा, सियासी हल क्या होगा बलूचिस्तान में अमन को मुस्तकिल बनाने के लिए? आगे ना बढ़े। देखिए मुबश्शिर, सच्ची बात तो ये है कि इस हवाले से हमारी रियासत के पास कल कोई पॉलिसी थी ना आज कोई पॉलिसी है। और पहला काम तो ये होना चाहिए कि एक जामे पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से बनानी चाहिए और उसको फिर सिविल मिलिट्री तमाम लीडरशिप को आगे लेके बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारा जो बयानिया पहले से मौजूद नहीं है और जो हमारा अप्रोच है उसमें बुनियादी तजादात हैं। हालांकि ये बलूचिस्तान, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, ये मामलात कहीं न कहीं जाके इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। ये जो मसला है इसका स्ट्रेटेजिक आस्पेक्ट है, इसका पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, इसका सोशल आस्पेक्ट है, इसका इकोनॉमिक आस्पेक्ट है और सबसे बढ़कर इसका आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट है। हम इसका सिर्फ स्ट्रेटेजिक आस्पेक्ट मद्देनज़र रख के लॉ एंड ऑर्डर और ताकत और ऑपरेशन के ज़रिए हल करना चाहते हैं। दूसरा, मैं जो तजादात की बात करता हूँ, मसलन अब हर हवाले से आप अगर देख लें तो TTP और TTA अफ़गानिस्तान के वो एक चीज़ है, उनका एक नज़रिया, एक अक़ीदा, और अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तानी रियासत और यहाँ पे दाएं बाजुओं की सारी हमदर्दियाँ TTA के साथ रही और आज भी है। और दूसरी तरफ हम TTP को ज़ेर करना चाहते थे। अभी भी आप देखें कि बलूचिस्तान में जिन लोगों ने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं वो अगर उसको ज़मीन पे रखते हैं और मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उनके लिए तो माफ़ी भी होती है। आज भी वो उस महफिल में मौजूद थे जिस तकरीब का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन फिर जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट है उनको फिर हम ये ऑफ़र नहीं देते। उनके बारे में फिर रियासत का ये है कि नहीं वो कुछ देंगे। एक तो ये है कि उसी तरह का आंसर बॉर्डर के उस पार हम उनकी कामयाबी के मुतमन्नी हैं और बॉर्डर के इस पार हम उनको क्रश करने के मुतमन्नी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हथियार उठाने वाले के लिए तो हम आम माफ़ी भी करते हैं, उस पर कोई एतराज़ भी नहीं करता, उनकी न निगोसिएशन पे न बंदूक रखने पे। लेकिन मजहबी तबके में अगर कोई आता है और बंदूक रखता है तो फिर हमारे यहाँ बड़ी उस पर चीख पुकार होती है। तो एक तो ये है कि हर तरह के रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों से मुतालिक यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरा, ये जिस तरह मल्टी डायमेंशनल मसला है इस तरह उसको हल करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी होगी। और मैं तो हमेशा से ताकत की बजाय पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सलूशन के हल में हूँ, क्योंकि ताकत से अगर ये मसला सिर्फ हल हो सकता तो कब के हल चुका होता। और जो बुनियादी ग्रीवेंसेस है वो बलूचिस्तान के लोगों के हैं, वो कराची के लोगों के हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हैं, मिसिंग पर्सन का मसला है, हमारी पॉलिसी में तजादात का है, उन ग्रीवेंसेस को हमें दूर करना होगा। सही। मज़हर अब्बास साहब, साफ़ी साहब भी जिक्र करें, यकसा पॉलिसी अब तक क्यों नहीं बनाई गई, हमें किस चीज़ का इंतज़ार है? और वही बात कि पॉलिटिकल सोल्यूशन आपकी नज़र में क्या है बलूचिस्तान में अमन को मुस्तकिल बनाना? देखिए, हालिया सालों में अगर कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन वाकई सामने आया तो वो नवाज़ शरीफ साहब ने दिया था और वो बहुत बेहतर सोल्यूशन था जब उन्होंने मेजॉरिटी होने के बावजूद बलूचिस्तान की एक कौम परस्त जमात को वहाँ हुकूमत बनाने की दावत दी, नेशनल पार्टी को, और डॉक्टर अब्दुल मालिक को चीफ मिनिस्टर बनाया। बदकिस्मती से क्योंकि सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने, मुस्लिम लीग ने ये कहा कि पहले तो वो तैयार नहीं हो रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं 2.5 साल, अब 2.5 साल में इतने पेचीदा मसले को आप सियासी तौर पे कैसे हल कर सकते हैं? अगर वो 5 साल डॉक्टर मालिक को दिए जाते हैं, नेशनल पार्टी को दिए जाते और उसके बाद इसी तरह की चीज़ होती। अब पॉलिटिकल अप्रोच यही होती है। पॉलिटिकल अप्रोच ये नहीं होती कि किसी को आपने बना के ला के बैठा दिया, ये नहीं होती पॉलिटिकल अप्रोच। आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो नेशनलिस्ट पार्टी भी है, जो पाकिस्तान जो उस तरह की सियासत करती भी है, समझती भी है ग्रास रूट लेवल पे, उनको आप मौका देते। अगर वो 5 साल में चीज़ें आगे बढ़ती
तो फिर उसी प्रोसेस को आपको चलने देना चाहिए था। वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, बड़ा डिसीजन था। पाकिस्तान में कम हमने देखा है कि जो पार्टी पॉपुलर मकबूल मतलब हो, मेजॉरिटी हो जिसकी, लेकिन वो अपनी कोलिशन पार्टनर के बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाए। दूसरी चीज़ जो है, बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल लोग हैं जो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं उनकी स्टडी करें, कौन है ये? बलूचिस्तान के ही तो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए। उसको, उनकी साइंस को आप समझें और उनको जाके उनसे बातचीत करें। बहुत से लोग हो सकता है आपके हाथ से निकल गए हों, दूसरों के हाथों में चले गए हों, लेकिन उनकी रूट्स क्या हैं? उनकी रूट्स यही बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रूट यही बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन BSO रही होगी, उनकी रूट मैंगल साहब की जमात रही होगी, साबका नैप रही होगी, यही तो उनके रूट्स थे। आप उनके रूट्स क्यों आपने डिसमेंटल कर दिए? तो हमारे यहाँ जो एक तो ये पॉलिटिकल डिसीजन, ये पॉलिटिकल डायरेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं होता कि कोई आके सरेंडर कर दे तो उसको आपने इतना वो बना दिया, उसको लोग संजीदगी से नहीं लेते। सही। दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मल्टीपल हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में जो पुलिस का अमल दखल है वो तो कोयटा से बाहर ख़त्म हो जाता है। तो उसका या तो आप अमल दखल बढ़ाएं उसका। ये जो जागीरदार और सरदारों के आपने पॉलिटिकल एजेंट्स वहाँ बनाए हुए हैं, ये मसले के हल नहीं होते। हम उन्हीं रेटोरिक में चले जाते हैं। दूसरा वहाँ टेररिज्म है। टेररिज्म भी मुख्तलिफ तरीके का है। एक टेररिज्म है सेक्टेरियन, दूसरा टेररिज्म है जहाँ आपको कोयटा शूरा कभी मिलेगी, कभी अलकायदा मिलेगी, कभी तालिबान मिलेंगे, ये है। एक है प्योरली क्रिमिनल्स जो कार स्मगलिंग में, जो ड्रग स्मगलिंग में इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो ईरानियन बलूचिस्तान का फैक्टर है, वो फैक्टर वो नज़र आता है हमें। तो एक मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसकी इब्तिदा जो है वो पॉलिटिकल सलूशन से है। पॉलिटिकल सलूशन उसी तरीके से निकालना चाहिए कि आपको इंश्योर करना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपको इंश्योर करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज फुली पार्टिसिपेट करें, और बेहतर है जो बलूचिस्तान के इशूज पे संजीदगी से बात करें, उनको आगे बढ़ाएं। बहुत अहम आपने तजावीज़ दी हैं, और एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एक बयान है, आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियों में वक्त नहीं बचा और आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। इस पर MQM ने एतराज़ किया है। क्या वो एतराज़ दुरुस्त है? जानिए इसका जवाब ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियों का वक्त नहीं बचा, आइंदा इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। इस पर MQM का कहना है कि नई मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात करवाना हक़ाइक़ को ना मानने जैसा होगा। क्या ये MQM का एतराज़ जो सामने आया है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, इस स्टेज पर नहीं हो सकता। इस स्टेज पे एहसन इकबाल साहब दुरुस्त कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मज़ीद 6 महीने इलेक्शन ना हो, या हो सकता है इससे ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि जब डिलिमिटेशन होंगी उस पर एतराज़ होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ मरदमशुमारी वक्त पे क्यों नहीं होती। अब अगर फ़र्ज़ करें अगला इलेक्शन इस मरदमशुमारी पे होगा, तो अगले इलेक्शन का मतलब 2028। अब 2028 के वक्त पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई होगी। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि या तो आप इस पे करें कि जी ये इसके फ़ौरन बाद आप मरदमशुमारी जब कंप्लीट हो उसके बाद आप एक मिड टर्म पोल करा दें 2.5 साल बाद। यही एक तरीक़ा तो ये हो सकता है। लेकिन आज अगर इसको बुनियाद बना के आप इलेक्शन नहीं करेंगे तो इलेक्शन में जाएंगे, नई मरदमशुमारी पे जाएंगे, तो इसका मतलब ये कि ये इलेक्शन जो है ये इस ताख़ीर का शिकार हो। मज़ीद 6 महीने एतराज़ आपके ख्याल में इस वक्त दुरुस्त नहीं है। साफ़ी साहब, आपको क्या लगता है? गलत बात नहीं है। देखिए, मज़हर साहब ठीक कह रहे हैं। एक तो ये है कि पिछली मरतबा जो मरदमशुमारी थी उस पर सबके एतराज़ात थे, और फिर उस वक़्त एक आर्जी उसको इजाज़त दी गई थी उसके बुनियाद पे इंतखाबात कराने का। तो PTI हुकूमत का फ़र्ज़ था कि हुकूमत में आते ही वो पहला काम ये करती कि नई मरदमशुमारी करवाती। अब उन्होंने वो काम उसमें ताख़ीर किया। अब जो मरदमशुमारी हो रही है, अब एक तो ये भी मसला है कि आप अगर इतने साल पुराने और जिस पे एतराज़ात थे सबको, ये सिर्फ MQM के एतराज़ात नहीं हैं,
उस पर बलोचों को एतराज़ात थे, उस पर महमूद चकजई को एतराज़ात थे, उस पर हमारे कबायली अजला के लोगों को एतराज़ात थे कि भाई हम तो उस वक़्त सारे IDPs थे जब आप ये सब कुछ कर रहे थे। और अब के बार जो मरदमशुमारी हो रही है वो अभी उसके इब्तदाई फाइंडिंग्स आए नहीं है कि उस पर MKM को भी एतराज़ है और बहुत सारे और हलकों को भी एतराज़ात हैं, लेकिन जाहिर है कि इसका फैसला करना है कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कि वो इसको मानती है। अगर वो इसको मान जाए और इनके नताइज को कबूल कर लें तो फिर ज़ाहिरी बात है कि ये मुतालबा आ सकता है कि उसकी बुनियाद पे इंतखाबात कराए जाएं। जब नई मरदमशुमारी आ गई तो पुराने तो फिर नए हल्के बनाने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ फिर ये भी है कि इस पे एतराज़ात भी आ सकते हैं MKM और इस जैसी जमातों की तरफ से। ठीक है साफ़ी साहब, ये अब बड़ा एक कुंजलक मसला है, क्योंकि अगर आप पुरानी नई मरदमशुमारी पे जाते हैं तो इंतखाबात का डिले होना यकीनी है, और अगर पुराने पे करते हैं तो उस पर भी एतराज़ात आते रहेंगे और वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता पाकिस्तान की आबादी को। ठीक है न्याय साहब, आपको क्या लगता है? देखिए अभी जो मरदमशुमारी मेरा ख्याल है कि उसकी खासी फेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसके ऊपर भी वही इतराज़ात दोहराए जा रहे हैं। और जब इसे रिजल्ट सामने हतमी आएंगे तो आप देख लेंगे फिर वही रोना सबका होगा। मैं तो एक बस दो हर्फी बात है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो हुकूमत के तादी हैं, जो लोग पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, वो इलेक्शन वक्त पे चाहते हैं, बल्कि उनके नजदीक तो इस पे आप पे भी एक बातचीत हो रही है कि 2 महीने में कराया जाए, 3 महीने में कराया जाए, जो आइन के अंदर गुंजाइश बनती है। और जो लोग जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा नुमाइंदगी करते हैं या कोई एक और सोच है जो कि भी सामने वो इसी तरीके से MKM के थ्रू आएगी और इस तरह इलाकाई पार्टियों के थ्रू आएगी, बलूचिस्तान के बाप के थ्रू आएगी, ये सोच है, ये वही सोच होगी कि जिसमें इलेक्शन को डिले कराने के लिए ये जो भी हरबे होंगे इस्तेमाल में आपके सामने आएंगे। तो ये एक तकलीफदेह बात है। मेरे ख्याल में इसमें मजीद उलझने ज्यादा होंगी, जैसे मेरे साथियों ने कहा है, कोई हासिल असूल कुछ नहीं होगा। तो बेहतर है कि अभी जो हो रहा है, एक ये थोड़ा काफी है कि आपने तहरीक इंसाफ को बैर कर लें, अपना काम आगे चलाएं, इतना काफी हो गया। ठीक, और क्या हासिल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मज़हर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब। प्रोग्राम में आप तीनों ने वक्त दिया। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफ़िज़।